Hi everyone. So in this video we will revise chapter number 2 दो गोरैया क्लास 8 हिंदी मल्हार का ये चैप्टर है। चैप्टर 1 का रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों देख चुके हैं। अभी कुछ बच्चों के मैंने कमेंट्स पढ़े कि मैम कल पेपर है, सॉरी फॉर डिले इन पोस्टिंग, बट आप रिवाइज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, सुबह उठकर भी देख सकते हैं। तो लेखक का परिचय देख लेते हैं। भीष्म सानी जी द्वारा ये कहानी लिखी गई है। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं एवं नाटककार थे। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदना, जो इमोशंस होते हैं, सामाजिक जीवन तथा पारिवारिक मूल्यों का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। बहुत दिल को छू लेने वाली तरीके से कहानियां लिखी गई हैं। इनकी जो भाषा है सरल है, सहज है और प्रभावशाली है, जिसके कारण उनकी कहानियां पाठकों के हृदय को छू लेती है, हृदय यानी दिल को छू लेती हैं। उनका प्रसिद्ध उपन्यास है तमस। तमस साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। ये एक अकादमिक अवार्ड्स होते हैं वो मिला हुआ है। बच्चों के लिए भी उन्होंने अनेक प्रेरणादायक कहानियां लिखी हैं। पात्र के परिचय देख लेते हैं। दो गोरैया कहानी के लेखक जो है वो बालक हैं, उस वक्त अपने बचपन की कहानी बात बता रहे हैं वो। तो लेखक इस कहानी का कथावाचक है। वे अपने घर में होने वाली सभी घटनाओं को ध्यान पूर्वक देखता है, उसे सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। वह प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति संवेदनशील है और कहानी के अंत में वह भी गोरैया के प्रति प्रेम और अपनापन महसूस करता है। पिताजी अनुशासन प्रिय हैं, स्वाभिमानी हैं और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं कि जो एक बार ठान ले वो करते हैं। उन्हें घर में पक्षियों द्वारा घोंसला बनाना पसंद नहीं होता, इसीलिए वे बार बार गोरैयों को भगाने का प्रयास करते हैं। वे हार नहीं मानते और अनेक उपाय करते हैं। अंत में जब उन्हें नन्ही गोरैया के बच्चों का पता चलता है, तब उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वे दयालु और संवेदनशील बन जाते हैं। माँ जो है कहानी में, माँ इस कहानी का सबसे संवेदनशील और समझदार पात्र हैं। वे प्रारंभ से ही गोरैयों के प्रति स्नेह रखती हैं और उन्हें घर से निकालने के पक्ष में नहीं होती। वे पिताजी को बार बार समझाती हैं कि पक्षियों को भी अपने घर और परिवार से उतना ही लगाव होता है जितना मनुष्य को होता है। उनका व्यवहार, माँ का जो व्यवहार है, धैर्य से भरा हुआ है, करुणापूर्ण है, सहानुभूति का परिचायक है। दो गोरैया जो है वो मेहनती हैं, साहसी हैं और अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं। वे पंखे के गोले में अपना घोंसला बनाती हैं और बार बार भगाए जाने पर भी घर को नहीं छोड़ती। उनका संघर्ष अपने बच्चों और परिवार के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। वे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती। नन्ही गोरैया के बारे में हमने पढ़ लिया है ना। सारांश देख लेते हैं चैप्टर की। जो दी है कहानी, उसका लेखक अपने घर का परिचय देते हुए कहते हैं कि उनके घर में केवल परिवार के सदस्य ही नहीं रहते, मतलब फैमिली मेंबर्स ही नहीं, उसके अलावा बहुत से पक्षी, जीव जंतु भी रहते हैं, आते जाते रहते हैं। आंगन में आम का पेड़ लगा हुआ है, उस पर तरह तरह के पक्षी अपना बसेरा करते हैं। घर के भीतर चूहे, कबूतर, चमगादड़, छिपकलियां, चींटियां और अन्य जीव भी रहते हैं। इसी कारण पिताजी मजाक मजाक में कहते हैं कि यह घर किसी सराय की तरह है, जहां असली मालिक मनुष्य नहीं बल्कि जीव जंतु है। एक दिन दो गोरैया घर के भीतर आती हैं और पूरे घर का निरीक्षण करती हैं। निरीक्षण करना मतलब कि देखती हैं कि कहाँ वो अपना घोंसला बना सकती हैं। कुछ दिनों बाद बैठक में जो पंखा लगा हुआ है ना, उसमें जो गोल स्पेस होता है, वहां पर घोंसला बना लेती है। माँ यह देखकर खुश होती है, लेकिन पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे सोचते हैं कि यदि अभी गोरैयों को नहीं भगाया तो हमेशा के लिए यहीं रहने लगेंगी। पिताजी पहले ताली बजाकर, फिर हाथ हिलाकर और बाद में लाठी की सहायता से गोरैयों को भगाने का प्रयास करते हैं। वे सभी दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन एक दरवाजा खुला छोड़ देते हैं ताकि जो चिड़िया है गोरैया बाहर निकल जाए। गोरैया बाहर तो निकल जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दरवाजे के नीचे की जगह से फिर घर में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद वह रोशनदान के रास्ते भी वापस लौट आती है। इससे स्पष्ट होता है कि वे अपने घर को किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहती है। पिताजी बार बार असफल होने पर घोंसला ही तोड़ने का निर्णय लेते हैं। वे स्टूल पर चढ़कर लाठी से घोंसला हटाने लगते हैं। तभी घोंसले के भीतर से नन्ही चिड़िया की ची ची की आवाज सुनाई देती है। वे अपने माता पिता को पुकार रही होती है। यह दृश्य देखकर पिताजी का हृदय द्रवित हो जाता है। वे तुरंत घोंसला तोड़ना बंद कर देते हैं और चुपचाप नीचे उतर जाते हैं। माँ सभी दरवाजे खोल देती है। थोड़ी ही देर में गोरैया वापस आ जाती है और अपने बच्चों को दाना खिलाने लगती है। यह दृश्य देखकर पिताजी मुस्कुराने लगते हैं। अब उन्हें पक्षियों से कोई शिकायत नहीं रहती। वे समझ जाते हैं कि जैसे मनुष्य को अपने घर और परिवार से प्रेम होता है, वैसे ही पक्षियों को भी अपने घोंसले और बच्चों से गहरा लगाव होता है। यह कहानी मनुष्य और प्रकृति के बीच, नेचर के बीच जो रिलेशन होता है, प्रेम, दया और सह अस्तित्व तथा सभी जीवों के प्रति संवेदनशीलता का सुंदर संदेश देती है। अब केंद्रीय भाव देख लेते हैं इस चैप्टर का। ये आपको आता है 3-4 मार्क्स के लिए लिखने को। दो गोरैया कहानी का केंद्रीय भाव मनुष्य और प्रकृति के बीच प्रेम पूर्ण संबंध को स्थापित करना है। लेखक यह बताना चाहते हैं
हैं कि इस पृथ्वी पर केवल मनुष्यों का ही अधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव जंतु और पक्षियों को भी सुरक्षित जीवन जीने तथा अपने घर बनाने का समान अधिकार है। पक्षियों को भी अपने परिवार, बच्चों और घर से उतना ही स्नेह होता है जितना बच्चों को होता है। इसीलिए हमें उनके आश्रय को नष्ट नहीं करना चाहिए और उनके प्रति दया, करुणा और संवेदनशीलता का व्यवहार करना चाहिए। कहानी यह भी सिखाती है कि प्रेम और सहानुभूति किसी भी कठोर व्यक्ति के हृदय को बदल सकती है। सभी जीवों के साथ मिलजुल कर रहना ही प्रकृति के प्रति हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कुछ इंपॉर्टेंट शब्दार्थ देख लेते हैं। सराय, जैसे पिताजी ने कहा ये घर नहीं सराय हो गया है, यहाँ यात्रियों की ठहरने की जगह होती है, उसे सराय कहते हैं। निरीक्षण यानी ध्यान पूर्वक जांच करना। डेरा यानी रहने का स्थान। धमा चौकड़ी मतलब शोर शराबा, उछल कूद। व्यंग यानी कटाक्ष या मजाक। गुस्सा यानी क्रोध। सहनशीलता, सहन करने की क्षमता। अवाक यानी आश्चर्यचकित। द्रवित यानी भावुक हो जाना, इमोशनल हो जाना। संवेदनशीलता मतलब दूसरों के सुख दुख को समझने की भावना। करुणा यानी दया, सह अस्तित्व, सभी के साथ मिलजुल कर रहना। घोंसला पक्षियों का घर, मौजूद, उपस्थित और झिड़कना यानी डांटना। अब व्याकरण का सेक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। क्रिया विशेषण के ऊपर क्वेश्चंस है, तो जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ये बातें हैं कि कोई सराय कैसे, कब, कहाँ या किस प्रकार का, ये बताते हैं कि कोई भी कार्य कब, कहाँ और कैसे किया गया है, तो उसे क्रिया की विशेषता बताना कहते हैं, है ना। जैसे माँ खिलखिलाकर हंस दी, तो माँ कैसे हंसी? खिलखिलाकर। तो खिलखिलाकर इसमें क्या है? क्रिया का विशेषण। क्रिया क्या है? हंसना, और उसकी विशेषता खिलखिलाकर। पिताजी झिड़क कर बोले, माँ ने गंभीरता से समझाया। पिताजी गुस्से में बोले, गोरैया चुपचाप बैठी थी। तो खिलखिलाकर, झिड़क कर, गंभीरता से, गुस्से में, चुपचाप, ये सब क्या है? क्रिया की विशेषता को बताते हैं। तो इन सभी वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया के करने के ढंग को बताते हैं, इसीलिए क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो बच्चे कैसे चल रहे हैं? धीरे धीरे। तो इसमें धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। सैनिक बहादुरी से लड़ा, तो लड़ना क्या है? क्रिया। और उसको कैसे लड़ा? बहादुरी से, तो बहादुरी इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। शिक्षक प्यार से समझाते हैं, तो समझाना हो गया क्रिया, और प्यार से, तो ये हो गया विशेषण। पक्षी तेजी से उड़ गए, तो कैसे उड़े? उड़ना हो गया काम, और कैसे उड़े? तेजी से, तो तेजी क्या हो गया? क्रिया विशेषण। वह मुस्कुरा कर बोली, तो बोलना हो गया काम, और कैसे बोली? मुस्कुरा कर बोली, तो हो गया क्रिया विशेषण। पहचान कैसे करनी है? तो यदि किसी वाक्य में पूछा जाए कि कार्य कैसे, कब, कहाँ और किस प्रकार हुआ है, तो जो उसका उत्तर आता है, जैसे वह मुस्कुराकर बोली, तो कैसे बोली, कैसे से क्वेश्चन बन रहा है ना, तो उसका आंसर क्या है? मुस्कुराकर, तो वो क्या हो गया? क्रिया विशेषण होता है। ओके, ये कुछ शब्द इस चैप्टर से आपको आ सकते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड टॉपिक है हमारा हेर फेर मात्रा की। इसमें क्या होता है, हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें केवल मात्रा बदलने से अर्थ पूरा बदल जाता है। इसीलिए शुद्ध लेखन के लिए मात्राओं का सही प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर आपको शुद्ध लेखन जो होता है उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे नाच, नाचा। सिर्फ एक आ की मात्रा से जो है शब्द बदल जाता है। हार, हारा। पिता, पीता। चूक, चुक। फिर है चूक यानी क्या होता है? कोई चीज हम चूक गए, और चुक यानी कि कुछ चुकना, कर्जा चुक गया। फिर नीचा, नीचे। नीचा यानी किसी को हम जब नीचा दिखाता है। नीचे यानी जब हम लेवल्स की बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे, है ना। सहसा, साहस। फिर मात्रा बदलने से होता है। और कुछ उदाहरण है, जैसे दिन, दीन। दिन यानी डेज। दीन यानी जो दुर्बल है, गरीब है। बल, बाल। पल, पाल। कुल, कूल। ठीक है। मल, माल। तो ये अलग अलग मीनिंग क्रिएट होते हैं मात्रा चेंज करने से। ठीक है। इसमें ध्यान क्या देना है आपको कि मात्रा बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। उत्तर लिखते समय मात्राओं का विशेष ध्यान रखें। परीक्षा में शुद्ध वर्तनी के भी अंक दिए जाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको नहीं करनी होती है ना। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। अब दूसरे चैनल पे मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस अपलोड कर देती हूँ, थोड़ा सा 15-20 मिनट लगेंगे, या फिर सुबह आप देख सकते हैं। ओके, सो गुड नाइट एवरीवन एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय।